हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और मॉडर्न इंडिया भी अपनी लगभग समाप्ति के पथ पे अग्रसर है। ठीक है, गांधीवादी चरण जो कि अंतिम चरण है मॉडर्न इंडिया का, हम लोग वो स्टार्ट कर चुके हैं। अब 1947 हमको पता है देश आजाद हो जाएगा, मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। और अभी हम लोग 1920 पे हैं, 1920 पे हैं। अब बस 27 साल की हिस्ट्री आज की क्लास के बाद से और बची रहेगी। हालांकि यहाँ पे हर एक साल एक नई हिस्ट्री है। ठीक है, हर एक साल एक नई हिस्ट्री है। बीच में क्या था कि भैया एक क्लास में लगभग 25, 30, 40, 50 क्लास की हिस्ट्री खत्म होती थी, साल की हिस्ट्री खत्म होती थी। ठीक है, खैर बात करते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक पे। आज का हमारा मेजर जो टॉपिक है, देखो मैं आप लोगों के सर एक टॉपिक आपने बीच में छोड़ दिया, आपने ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल को छोड़ दिया। देखो जो बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस बड़ी है, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो जैसे अभी आज 2 बजे आपको एक क्लास मिली होगी, उस क्लास में किसान यूनियन के बारे में, ठीक है, और पीजेंट मूवमेंट के बारे में बहुत ही क्लियर चर्चा किया हूं। जो लोग नहीं देखेंगे उस क्लास को प्लीज जाना और देखना क्लास को, वहां से क्वेश्चन आएगा तो आपका जरूर लगेगा, क्योंकि मैंने केवल यूपीपीएससी वाले नहीं कराए हैं, अदर भी जितने क्वेश्चन आए थे उनको भी वही कंप्लीट करा दिया है। तो ट्रेड यूनियंस के साथ भी मैं यही करने वाला हूं, पूरा समझाऊंगा कि साम्यवादी आंदोलन क्यों होना स्टार्ट हुआ, साम्यवादी आंदोलन स्टार्ट हुआ तो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, कैसे कांग्रेस में कंट्रीब्यूशन किया, ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रेड यूनियन कांग्रेस में कैसे डिवीजन होता है। ठीक है, साम्यवादी पार्टीज जो बनती उनके बारे में, अंग्रेजों की क्या इसमें प्रतिक्रिया थी, इन सभी चीजों में, जिसमें कानपुर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, ये सभी षड्यंत्रों के बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, तो इस टॉपिक को मैंने इसलिए छोड़ दिया, हम लोग सीधे आएंगे रॉलेट एक्ट पे। देखो होता क्या भैया, ऊपर अभी आप देख रहे हो कि क्या चल रहा है, साम्यवादी आंदोलन चल रहा है, यानी कहीं ना तो कहीं क्या हो रहा है कि भारत में साम्यवादी गतिविधियों का प्रसार हो गया है। ठीक है, अच्छा साम्यवादी गतिविधि का प्रसार क्यों हुआ? क्योंकि अब दौर इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, भारत में भी मजदूरों की स्थिति बहुत खास अच्छी है नहीं। ठीक, तो साम्यवादी गतिविधियों का प्रसार होना भारत में भी बहुत लाजमी था। ठीक है, और ये दौर रसिया क्रांति का है, तो रसिया क्रांति के विचार भी क्या होंगे, भारत में आ जाएंगे। अब देखो इसी बीच में क्या होता है, रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट जो है ये एक न्यायाधीश है जिनका नाम है सिडनी रॉलेट, जो आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। इनको बोला जाता है कि भैया आप जाओ, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा हो रही हैं और उन क्रांतिकारी गतिविधियों की जो जड़ है वो साम्यवादी गतिविधियों से ज्यादा हो गई है, तो भैया जाओ कुछ लॉज, बहुत कठिन नियम बनाओ, इनके निर्देश दिए गए। तो सिडनी रॉलेट आते हैं यहाँ पे, झूठ में आके एक माहौल बनाएंगे 2 साल तक। ठीक है, कि हम बहुत गहरी स्टडी कर रहे हैं, बहुत गहरी स्टडी कर रहे हैं। और आफ्टर 1917 से 1919 के बीच में इतनी गहरी स्टडी करते हैं कि कंक्लूजन में एक ऐसा एक्ट पारित करवाते हैं कि भैया अब समझ जाओ कि वो एक्ट आज पारित हो जाए तो समझ जाना आप लोग क्या कर सकते हो। ठीक है, ये एक्ट का देखो क्या होता है, कहा जाता है कि इस एक्ट में क्या था, जिसको गवर्नमेंट चाहे जब चाहे किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, यानी किसी की भी गिरफ्तारी की पावर, किसी का जो पर्सनल राइट है वो खत्म, जिसको जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती है। इसी के लिए इसको क्या कहा जाता है, इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। तो भैया अब जब बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का जब कानून आएगा, मतलब जब रॉलेट एक्ट आएगा, तो जाहिर सी बात है इसका भारत में विरोध होगा। और इसका जो भारत में सबसे बड़ा विरोध होगा वो कौन करेगा, तो जाहिर है महात्मा गांधी। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी सब मौजूद है, तो ये करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल महात्मा गांधी जी के द्वारा ये किया जाता है। महात्मा गांधी जी की विशेषता अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या होती है। महात्मा गांधी जी की विशेषता ये है कि वो मूवमेंट को बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइज करते हैं, मूवमेंट को बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइज करते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ गए कि जो आंदोलन है, जो आंदोलनकारी हैं, जो उनके साथ जुड़े हैं, उनको बेहतरीन नेतृत्व प्रदान करते हैं। और जिस चीज के लिए उन्होंने मूवमेंट किया सब खत्म। ठीक, जैसे देखो पहला नंबर ऑप्शन तो आप इजीली कर लोगे कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कमीशन गठित कब की गई, तो कमीशन का गठन किया गया 1917 में, 1917 में। कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए तो इस चीज को ध्यान देना कि रॉलेट कमीशन के गठन की बात कर रहा है या रॉलेट एक्ट की बात कर रहा है। तो गठन हुआ है 1917 में, इसने रिपोर्ट दिया 1919 में, इसके बाद से क्या होता है 1919 में इसको कानून बनाया जाता है। ठीक, ये गया। अब रॉलेट एक्ट, रॉलेट कमीशन की गठन कौन कराया, तो भाई उसमें भारत का जो वायसराय रहेगा, भारत का उस वक्त वायसराय कौन था भाई, हार्डिंग तो नहीं रहा था। ठीक है, मिंटो उसके बाद आए थे, तो ये भी काट दो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो भारत के वायसराय इस वक्त कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, जिन्होंने सिडनी रॉलेट कमीशन का गठन किया था। तो इसके आंसर भैया ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। अब देखो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपकी 1916 से रहते हैं
और कब तक रहते हैं 1921 तक, यानी इस बीच की जितनी घटना है सब इन्हीं के समय होगी। अब आप बताओ 1916 में का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था, आप बताओ इस समय भारत का वायसराय कौन रहा होगा? क्या चेम्सफोर्ड रहेंगे या इनके पहले वाला रहा होगा? तो ध्यान देना, जितनी भी कांग्रेस के वार्षिक ईयरली अधिवेशन होते हैं उनका मैक्सिमम का ड्यूरेशन टाइम क्या है? दिसंबर में होता है, और अगले वर्ष का प्लान, पूरे एक साल का प्लान यहां पे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो चूंकि भैया लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ होगा अराउंड, ठीक है, तो चेम्सफोर्ड इन लखनऊ पैक्ट में भी क्या रहेंगे? इस समय भी भारत का जो वायसराय रहा होगा वो यही रहेंगे। इस बीच में देखो 1920 में ही हमने क्या स्टार्ट कर दिया है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया है। यानी असहयोग आंदोलन हो, खिलाफत आंदोलन हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, रॉलेट एक्ट हो, ये किसी भी घटना के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ दे तो उसके आंसर क्या बन जाएंगे? उसके आंसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड बन जाएंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड बन जाएंगे। ओके, अब मैं यहां पे एक चीज अगर आपसे पूछूं, 21 नहीं 22, अच्छा 21 तक रहे ना? हाँ ठीक है, जब ये 21 तक रहे हैं तो आप ये बताओ कि जब बारदौली प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक है, आप मुझे यहां पे बता दो, होमवर्क में अभी आगे है ये क्वेश्चन तो वहां पे कराएंगे। ठीक है, जब गांधी जी ने क्या किया? बारदौली प्रस्ताव पारित किया। आपको बताना होगा बारदौली प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो गांधी जी जब बारदौली प्रस्ताव पारित करते हैं उस समय कौन रहता है भारत का वायसराय? क्या मतलब चलो ये बताओ, क्या लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय रहते हैं या कोई और? जो वो और है उसका नाम बताओगे तो भैया इससे अच्छी बात क्या होगी? अब देखो भैया, आप क्या कर रहे हो? एक ऐसा एक्ट लेके आ रहे हो जिसमें हमको न बोलने दे रहे हो, न हमको अपना वकील रखने दे रहे हो। ठीक है, तो अब क्या होगा? भारत में होगा विरोध एक पर्सनालिटी और करती है, उस पर्सनालिटी का नाम है स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते थे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते थे, और हिंदू और मुस्लिम दोनों इनको बेहतरीन समझते थे, इनकी बात सुनते थे। तो इन्होंने क्या बोला कि भैया हम क्या करेंगे? हम टैक्स नहीं देंगे, लगान ना देने का मूवमेंट स्टार्ट किया कि भाई हम आपको अब रेंट ही नहीं देंगे, टैक्स ही नहीं देंगे, जाओ बाढ़ में जाओ, ठीक है, जो करना है कर लो, जाओ। तो लगान ना देने का मूवमेंट स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया होगा? क्योंकि इनको पता है कि अंग्रेज क्या है? व्यापारी हैं, इनका आर्थिक नुकसान होगा तो ये तुरंत कानून परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए स्वामी श्रद्धानंद ने लगान ना देने का मूवमेंट स्टार्ट किया। स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में एक और फैक्ट आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आता है, शायद आगे हो भी, तो वो फैक्ट ये था, अभी देखोगे आगे चल के क्या होता है, वर्ल्ड वार, इस ड्यूरेशन में वर्ल्ड वार चल भी रहा। अच्छा, इस एक्ट को क्यों लेके आया गया, रॉलेट एक्ट को क्यों लेके आया गया? इस ड्यूरेशन में वर्ल्ड वार चल रहा है, ध्यान देना, वर्ल्ड वार चल रहा है, वर्ल्ड वार 1 चल रहा है। और जब वर्ल्ड वार 1 होता है, वर्ल्ड वार 1 में हमको होता है कि गांधी जी होते हैं, एमजी यानी महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी क्या करते हैं? अंग्रेजों का साथ देते हैं। इसी वजह से क्या है, इनको महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों ने एक टाइटल दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में मदद करने के लिए। आप उस टाइटल का नाम बता सकते हो? वन मैन बाउंड्री फोर्स किसके द्वारा इनको कहा गया? आप ये फैक्ट बता सकते हो? तो चूंकि वर्ल्ड वार 1 में गांधी जी ने साथ दिया था, तो गांधी जी को ये लगा कि भाई अंग्रेज भी हमारा हितों का ध्यान रखेंगे, इसलिए साथ दिया था। उनको थोड़ी ना पता था कि ये रॉलेट एक्ट लेके आ जाएंगे, इसी बीच में जलियांवाला बाग हत्याकांड करा देंगे। तो अंग्रेज क्या थे? वर्ल्ड वार 1 की वजह से पूरी कानूनी, मतलब कानूनी तौर पे बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे भैया कि अब हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, जो मदद करे, जो अपनी तरफ है उसको बाद में पुरस्कार देंगे, जो विपरीत है उसको किसी ना तो किसी तरीके से सजा देंगे। अब देखा, ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये तो पता है में, तो इसी बीच में क्या ना, खिलाफत आंदोलन चलता है भारत में। खिलाफत का मतलब ही, खिलाफत वर्ड निकला है खलीफा वर्ड से। हमको पता है ऑटोमान साम्राज्य के जो में क्या होते थे, खलीफा होते थे, और खलीफा की जो पदवी होती थी वो मुस्लिम में बहुत बड़ी पदवी मानी जाती थी। तो उनकी रिस्पेक्ट मुसलमानों के हिसाब से कि भाई कि हमको उनकी रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो हुआ क्या कि सेवरेस की ट्रीटी होती है, सेवरेस की संधि होती है, क्योंकि भारतीय सेना में मुसलमान भी शामिल थे, और भारतीय सेना ने चूंकि अंग्रेजों का साथ दिया था, अर्थात मुसलमानों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। अब चूंकि सेवरेस की संधि में क्या हुआ, खलीफा की ताकत को कमजोर कर दिया गया, खलीफा की पद ही खत्म कर दिया गया, उसका डिवीजन कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं मुस्लिम असंतुष्ट होंगे और एक मूवमेंट स्टार्ट होगा जिसका मूवमेंट का नाम होगा खिलाफत मूवमेंट। इस मूवमेंट को, खिलाफत मूवमेंट को बाद में गांधी जी भी समर्थन देते हैं। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनेगी, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे वो गांधी जी बनाए जाते हैं। ये सारे फैक्ट्स अभी आगे हम लोग देखने वाले भी हैं। तो खिलाफत मूवमेंट के दौरान एक फैक्ट देखने को मिलता है कि जामा मस्जिद पे चढ़ के न्याय मांगने का काम अब तक 2 लोगों ने किया है। पहला, ठीक है, हमको पता है इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी।
इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को क्या बता देते हो कि भाई गद्दी दे के मारा था, ठीक है। लेकिन बाद में चूंकि वो लड़की थी इसलिए रजिया सुल्तान को एज ए शासिका जो पब्लिक थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, ठीक है, उतना एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और जो रजिया सुल्तान थी उनको पद से हटाया भी जा चुका था, उनकी जगह पे कोई और आ चुका था, ठीक है, उनके चचेरे भाई आ चुके थे। लेकिन होता यह है रजिया सुल्तान, ठीक है, क्या करती है कि जामा मस्जिद से ब्लैकमेल, इमोशनली ब्लैकमेल करती है भारतीयों को, ठीक है, और वहीं का वहीं तख्ता पलट हो जाता है और रजिया सुल्तान को गद्दी पे बैठा दिया जाता है। यहां पे स्वामी श्रद्धानंद क्या करेंगे कि जहां पे जामा मस्जिद पे जाएंगे, जामा मस्जिद जो भाषण देने के लिए जो बना है वहां पे जाएंगे और वहां से लगभग 30,000 लोगों को क्या करेंगे से भाषण देंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये एक और भी पर्सनालिटी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। दो इनसे फैक्ट्स संबंधित है, एक लगान न देने का आंदोलन और एक जो जामा मस्जिद की घटना मैंने आपको बताया, ये दो फैक्ट्स। अच्छा भाई, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दूसरी बात, यूपी पीसीएस और आरओ इन दोनों के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो जिसको टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा या स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप कर देना, डिटेल सारा ले लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। सच्चाई तो यह है कि इसी घटना का परिणाम थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही गांधी जी ने क्या किया था, सर्वव्यापी आंदोलन बुलाया था, ठीक है। गांधी जी ने बोला कि भैया हम क्या करेंगे, सर्वव्यापी आंदोलन या सर्वव्यापी हड़ताल स्टार्ट करेंगे। तो पेपर में क्वेश्चन बन के आता भी है, गांधी जी ने पहली बार देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कब किया था। तो गांधी जी ने पहली बार देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कब किया, रॉलेट एक्ट के समय किया था। अब गांधी जी देखो, मैंने पहले क्या बताया कि गांधी जी ने किसान और मजदूर के बीच में अपनी पर्सनालिटी बना चुके हैं। चंपारण से किसानों में अहमदाबाद मिल मजदूर, मतलब अहमदाबाद मिल की जो घटना थी, जो हड़ताल था, वहां से मजदूरों से संबंध बेहतर हो चुका उनका। तो गांधी जी क्या करेंगे, आह्वान करेंगे 6 अप्रैल को। आपको पूरी घटना बताता हूं। 6 अप्रैल की घटना थी। गांधी जी बोलेंगे भैया अब हम लोग करने वाले हैं देशव्यापी हड़ताल, ऑल इंडिया हड़ताल स्टार्ट होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, सबसे ज्यादा जो इस हड़ताल का विरोध होता है, मतलब इस हड़ताल के समर्थन में अंग्रेजों का जो विरोध होता है वो होता है पंजाब में। पंजाब में दो प्रसिद्ध हम लोग कह सकते कि क्षेत्रीय नेता थे, उनका नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन, एक लोग का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन और एक लोग का नाम था किचलू, सैफुद्दीन किचलू। अच्छा, दो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, दो नाम अलग मैंने बोला था, वो एक ही बोले। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, ध्यान देना। इन दोनों लोग को क्या किया जाता है, 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहां बता रहा था मैं, यहां पे 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि ये लोग गांधी जी को आमंत्रित करते हैं कि साहब आओ अमृतसर, और यहां से इस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो बहुत तगड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसी बीच में क्या है, एक बड़ा त्योहार आने वाला था 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को एक बहुत बड़ा त्योहार आने वाला था, ठीक है। आप उस त्योहार का चाहो तो नाम भी बता सकते हो, उस त्योहार का नाम था वैसाखी का त्योहार। 13 अप्रैल को त्योहार लगने वाली थी और अमृतसर में एक पार्क था जिसका नाम है जलियांवाला बाग पार्क। अब होता क्या है, गांव की जो जनता थी उसको पता नहीं था कि शहर में क्या है। गांधी जी ने जैसे देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की और जैसे ही 9 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट किया जाता है, तो यहां पे क्या लगा दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया है, ठीक है, कर्फ्यू लगवा दिया गया भैया, कर्फ्यू। अब कर्फ्यू की जानकारी ग्रामीण एरिया के लोगों को थी नहीं, उनको लेकिन इस बात की तो जानकारी थी कि भैया वैसाख का त्योहार है, तो जलियांवाले बाग में क्या होगा कि मेला लगा होगा। तो गांव से लोग निकल आते हैं कहां, अमृतसर, कि भैया हम वैसाख का त्योहार मनाएंगे। और भारतीयों के लिए हमेशा त्योहार एक अपॉर्चुनिटी रही है नेशनल मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए। मैंने आपसे पहले ही बताया होगा तिलक जी ने क्या किया था कि भैया तिलक जी ने शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, इनकी शुरुआत ही की थी। क्यों, क्योंकि त्योहारों में भारतीय इकट्ठा हो सकते थे, तो वहां पे अपनी योजनाओं पे बात कर सकते थे, ठीक है। तो कुछ क्रांतिकारी भी यहां पे पहुंच जाते हैं कि भैया हम यहीं पे योजना बनाएंगे, ठीक है। और उन क्रांतिकारियों के द्वारा कहीं कहीं अंग्रेजी शासन के विरोध में कुछ हम लोग कह सकते हैं कि धरना प्रदर्शन भी किया गया, क्योंकि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया जा सका। चूंकि इस कर्फ्यू की जानकारी ना होने की वजह से क्या हुआ कि जलियांवाला बाग में भीड़ कम नहीं हुआ, बैसाखी की वजह से खूब भीड़ आ गई थी। और इस बीच में जनरल ओ डायर के आदेश पे जनरल एच डायर ने, ध्यान देना, जनरल ओ डायर के आदेश पे जनरल एच डायर ने गोली चला दी, ठीक है। और इसमें एक घटना मिलती है कि भाई 1000 के करीब में लोगों की जान जाती है, ठीक है। एग्जैक्ट फैक्ट तो नहीं है, हालांकि जब रिपोर्ट आती है, जो मतलब उनकी रिपोर्ट आती है अंग्रेजों की, तो उसमें 389 के करीब में केवल लोगों की मृत्यु दिखाती है। भारतीयों की डाटा में 1000 प्लस लोगों की जान गई थी।
ठीक है, ये सब फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब देखना भारतीयों के हिसाब से क्या होगा, ये जानबूझ के किया गया एक हत्या होगा, हिसाब से क्या सच्चाई थी, जानबूझ के किया गया एक हत्या था। और वहीं पे अंग्रेजों के अनुसार क्या होगा कि भैया कानून के संरक्षण में ये किया गया एक उपाय था। ठीक, ध्यान देना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना कुछ समझिए कर क्या करा है कि जलियांवाला काफी संख्या में लोग अमृतसर के बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में। तो भैया इसका आंसर मानना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा समझा दिया हूं तो आंसर्स तुरंत मिल जाएंगे। 15 मिनट की क्लास हो गई, अभी हम लोग 5 क्वेश्चन किए हैं, बट समझते चले, बहुत जल्दी होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार के नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। अब देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता था, 13 अप्रैल को। तो अब भारत में इसके खिलाफ जलियांवाला हत्याकांड का परिणाम क्या होगा, कमेटी बनेगी, 2 कमेटी बनती हैं। ठीक है, भारत जो कमेटी बनाता है, भारतीयों के द्वारा जो कमेटी बनाई जाती है, आप उसका नाम बता सकते हो। ठीक है, जलियांवाला बाग जांच कमेटी जो बनी थी किसकी अध्यक्षता में बनी थी, तो 2 कमेटी बनी, एक अंग्रेजों के द्वारा, एक भारतीयों के द्वारा। दूसरा क्या, हम लोग विरोध करेंगे, इस हत्याकांड का बहुत तगड़ा क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो अंग्रेजों ने जो उपाधियां दी हैं उसको त्यागेंगे। ठीक, अच्छा क्या करा, ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, किसको किसको दी थी, तो भैया नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिली थी। टैगोर जी क्या करेंगे, इस उपाधि को त्याग देंगे। इतना ही नहीं, यहां पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, शंकरन नायर ये एक ऐसे पर्सनालिटी थे जो वायसराय होता था, वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उस कार्यकारिणी परिषद के मेंबर थे। इन्होंने वायसराय के कार्यकारिणी से ही क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो 2 इस्तीफे इस ड्यूरेशन में हो रहे हैं विरोध में। ठीक है, और ये पढ़े लिखों के द्वारा किया गया विरोध है, तो जाहिर सी बात है इसका इंपैक्ट पढ़े लिखों के बीच में यानी ब्रिटेन में भी बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा, या ब्रिटिशर्स पे भी देखने को मिलेगा। इसके बाद से हम लोग आएंगे अब वही रविंद्रनाथ टैगोर की नाइटहुड की उपाधि के ऊपर और शंकरन नायर के ऊपर। इधर भी ये बता रहा है कि 3-4 प्रश्न तो इधर हालिया 1 साल में वो एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बताता है जहां पे स्टार मार्क रहेगा ना, ये समझना कि इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, हालिया एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये स्टार मार्क्स ये बताते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि ये कुछ घटना आपको 3 दे रहा है और कह रहा है भाई इनको क्रोनोलॉजी में लगा दो। ठीक है, यहां पे पहला क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके ऊपर है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी हमने जस्ट पढ़ा, 13 अप्रैल 1919 की घटना है। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बना गया, तो हमको पता है 9 अप्रैल 1919 को किया गया। ओके, अमृतसर कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन मेरे भाई का होगा, तो मैंने हमेशा बताया है लास्ट दिसंबर होता है, दिसंबर के अंत में, तो लास्ट दिसंबर 1919 होगा। तो इससे ऑर्डर लगा लेना बहुत आसान है, अभी मैंने आपको इसके पहले भी समझाया था। ठीक है, कांग्रेस का जो अधिवेशन था, तो उस ट्रिक से आप इसको भी कर लोगे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा भैया 213। 213 कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, 7th नंबर क्वेश्चन हो गया। 8th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मार डाला। तो मैंने आपको बताया ओ डायर ने आदेश दिया था, क्योंकि वो क्या था, ओ डायर उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है, तो ओ डायर यानी पंजाब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑर्डर दिया था और एच डायर ने गोली चलवाई थी। तो भैया उधम सिंह के निशाने पे आप देखो, इससे बड़ा प्रतिकार भारतीय इतिहास में कभी कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये घटना कब है, 1919, 13 अप्रैल 1919 की घटना। उधम सिंह के ऊपर पिक्चर भी आई है, आप लोग चाहोगे तो उसको देखो। ठीक है, अब देखो, और मार्च 1940 में क्या होता है, ये बदला पूरा होता है, ओ डायर को ब्रिटेन में जाके शख्स मार डालेगा। ठीक है, इससे बड़ा भारतीय मतलब क्रांतिकारी भारतीय आपको शायद ही देखने को मिले कभी। ठीक है, या मैं कहूं कि मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा ये अब फैक्ट याद रखना होगा कि ओ डायर की हत्याकांड को क्रोनोलॉजी में कभी शामिल कर सकता है, तो मार्च 1940 की घटना है। ठीक है, आप मुझे बताओगे क्या, उधम सिंह को फांसी की सजा कब दी गई, उधम सिंह को फांसी की सजा कब दी गई। ओके, इसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस जांच समिति। ठीक है, मैंने आपसे अभी पूछा भी था कि भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर, तो 2014 में क्वेश्चन बन के आया हुआ है कि भैया देखो, जो इसका प्रारूप लिखा गया था, जो ड्राफ्ट लिखा गया था, ठीक है, इस जांच कमेटी का, तो वो ड्राफ्ट तो लिखा था किसने, महात्मा गांधी ने,
अगर मान लो क्वेश्चन ये बन के आ जाए कि कांग्रेस जांच समिति की अध्यक्षता किसने की, तो चलो गांधी जी को हटा के मैं एक पर्सनालिटी का नाम लिख देता हूं, एम गांधी जी को हटा के नहीं, गांधी जी को रहने दो, फजल हक को हटा के रख देता हूं एम। ठीक है, तो बताओ अगर मैं आपसे कहूं कि कांग्रेस जांच समिति की अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने, सी आर दास ने, मदन मोहन मालवीय ने या महात्मा गांधी ने, तो किसको आंसर मारोगे? ड्राफ्ट किसने लिखा था? तो ड्राफ्ट लिखा था आपके महात्मा गांधी ने, प्रारूप तैयार किया था आपके महात्मा गांधी ने। ओके, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? पहले डिस्कस कर दिया हूं, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या करार दिया है? ठीक है, तो भैया जाहिर सी बात है, यहां पे एटलीस्ट मान तो रहे हो कि मैं हत्या क्या हूं, आज तक तो मतलब यही सब नहीं मानते थे। ठीक, तो मॉन्टेग्यू भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस घटना को तो कभी मानेंगे नहीं। ठीक है, निवारक हत्या कर्नल वाइथ की हत्या को तो कभी मानेंगे नहीं। ओके, तो इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड ही आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट। तो भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात से क्या होता है कि रॉलेट एक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा थमता, थोड़ा कमजोर भी बनता है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है। खिलाफत मूवमेंट का कारण जो था मैं बता चुका हूं। ठीक है, और खिलाफत मूवमेंट का परिणाम क्या होता है, तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बैठती है, अध्यक्षता गांधी जी करेंगे। हाल इस खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी सपोर्ट क्यों करते हैं और कांग्रेस क्यों सपोर्ट करते हैं? देखो, कांग्रेस का विजन बदल जाएगा गांधी जी के आने के बाद। पहला काम क्या होगा, खिलाफत मूवमेंट का एमजी यानी महात्मा गांधी सपोर्ट करते हैं ताकि मुसलमानों की, ठीक है, का जो सहयोग है वो नेशनल मूवमेंट में पाया जा सके। ठीक, क्योंकि हमको पता है भैया कि ये घटना भले से 1919 की है, लगभग 13 साल पहले एक पार्टी बनी है जिसका नाम है एमएल यानी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कब बनी है? 1906 में बनी है। और ये क्या कहती थी? ये कहती थी कि मैं मुसलमानों का सबसे बड़ी हितैषी पार्टी हूं, यानी मुसलमानों के हित का काम कौन देखेगी? केवल मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस इस 13 साल में कहीं ना कहीं छवि इसकी बदल गई थी। ठीक है, कांग्रेस अपनी छवि नहीं बना पाई थी। गांधी जी के पास ये अपॉर्चुनिटी दिखा कि भाई मुस्लिम लीग मुसलमानों की हितैषी नहीं है, बेस्ट हितैषी कौन है? तो बेस्ट हितैषी पार्टी है वो कांग्रेस है। तो गांधी जी इसलिए, अच्छा, कांग्रेस भी इसी के लिए गांधी जी की बात मानेगी और इनकी सहानुभूति लेने के लिए अखिल भारतीय खिलाफत मूवमेंट को सहायता दे देगी। ठीक है, अब देखो, इस मूवमेंट को तो वैसे बहुत सारे लोग संबंधित थे, लेकिन जो मुख्य ऑर्गेनाइजर थे वो अली बंधु थे, नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। ध्यान देना, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, ये अली बंधु थे, शौकत अली, मोहम्मद अली। बंधु टाइप वर्ड्स आपको कई बार मिलेगा, सैयद बंधु का नाम मिलता है, अगर आपको याद होगा तो साम्राज्य निर्माता के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, अली बंधु यहां देखने को मिलता है, तो पेपर में सैयद बंधु कौन थे, अली बंधु कौन थे, पेपर में देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, तो रेडी रहिए। सैयद बंधु का नाम चाहिए तो आप लोग कमेंट भी करके बता सकते हैं। ये बात होगी। आइए देखिए आगे, ये मुख्य आयोजन का, हालांकि इससे संबंधित बहुत सारे लोग थे, जैसे आप देखो अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी। इस खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट एक पर्सनालिटी था, उस पर्सनालिटी का नाम क्या है? उस पर्सनालिटी का नाम है जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना का इनिशियली नेचर बहुत अच्छा था। उन्होंने गांधी जी को सुझाव दिया कि देखिए ये लोग क्या है, धर्मानुयायी हैं, इनको और इनके सहायक लोगों को ही सहायता मत करो। आप राजनीति और धर्म, पॉलिटिक्स और रिलीजन में एक डिफरेंशिएट लाइन तैयार करो, दोनों को अलग रखिए, दोनों को मर्ज मत करिए, वरना उद्देश्य प्राप्ति में बाधा आएगी। जिस शख्स का इतना बड़ा विजन था वो कुछ ही दिन बाद खुद राजनीतिक विचार छोड़ के धार्मिक विचार में इंक्लूड होगा, मुस्लिम लीग का मेंबर बनेगा, बाद में अध्यक्षता करेगा, डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस करेगा, पाकिस्तान जैसे देश की एक मांग करेगा। ठीक है, तो विजन तुरंत बदलता है। पहले एक अच्छी पर्सनालिटी अपना चेहरा बना के बनाएंगे, जब अच्छे लोगों पे पकड़ बन जाएगी तो अपना चेहरा मुस्लिम लीग की तरफ खींचेंगे। ये थे जिन्ना साहब। अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो भैया काफी टाइम से बता रहा हूं, ठीक है, समझाना तो है नहीं, महात्मा गांधी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी, ये एक हाजिक उल मुल्क नामक एक टाइटल दिया गया था खिलाफत मूवमेंट के ड्यूरेशन में, किसको? तो भैया हकीम अजमल खां को, हकीम अजमल खां को। ठीक है, ठीक, तो इन्होंने क्या किया, हकीम अजमल खान जिन्हें अंग्रेजों के द्वारा दिया गया पदवी था, ठीक है, हाजिक उल मुल्क, इसको त्याग दिया, इस टाइटल को इन्होंने त्याग दिया। ठीक, तो अभी हमने देखा कि
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो टाइटल ताके गए, अभी खिलाफत में हमने देखा टाइटल ताके दिए, अभी असहयोग में टाइटल ताके जाएंगे। तो ऐसे टाइटल छोड़ते जाओ कि बंदोबस्त चलता चलेगा। तो टाइटल त्यागने का जो एक क्रम है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है कि गांधी जी को किसने सावधान किया था? तो भैया ये तो मैंने बता दिया पहले ही, मोहम्मद अली जिन्ना ने सावधान किया था। भैया इन धार्मिक नेताओं के चक्कर में ना पड़ो। ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने भर्त्सना की थी? ठीक है, देखो मदन मोहन मालवीय है क्या ऑप्शन में? ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने भी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, तो ज्यादा एग्रेसिवली मना किए थे, चूंकि जिन्ना जी और मदन मोहन मालवीय ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसके लिए आपको जिन्ना जी और मदन मोहन मालवीय में से जो ऑप्शन में आए तो आपको उनको टिक करना होगा। ठीक है, किसको? जिन्ना को। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था 4 बातें हैं। तो मैंने बोला कि खिलाफत आंदोलन क्यों? ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एकता है उसका प्रसार हो सके। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कारण क्या है? मोपला विद्रोह, इसकी कमी भी यही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। दंगे बढ़े, ये कभी गांधी जी ऐसे चीज को सपोर्ट करेंगे नहीं। ठीक है, हिंदुओं को दबाया जाए, ये तो कभी गांधी जी करेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही काट दो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। ठीक है, ये घटना कब? 4 अप्रैल 1919 को। ठीक, तो 4 अप्रैल को भाई स्वामी श्रद्धानंद ने ये बता दिया था घटना। अच्छा, स्वामी श्रद्धानंद के भाषण देने की घटना यानी गांधी जी के अनाउंसमेंट के पहले की घटना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। तो ये खलीफा की पुनः करा कि क्रोनोलॉजी नहीं पूछ रहा है। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? अच्छा, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्वेश्चन ये है, समर्थन क्यों किया? आ जाओ। करा कि खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए, खलीफा को पद से हटाने के लिए। भैया खिलाफत मूवमेंट था क्यों? खलीफा की को पद पे बनाए रखने के लिए था। आप जब खिलाफत आंदोलन का विरोध करोगे तब आपको खलीफा पद से हटे या नहीं हटे क्या मतलब है? ये स्टेटमेंट तो गलत है। समर्थन का मतलब है आप हटाने के पक्ष में नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन जहां भी हो काट दो, एक ही जगह 2 नंबर ऑप्शन है, काट दो। इस पे तो सोचना ही नहीं था। ओके, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाए जाने के लिए। ठीक है, तो अभी जिन्ना का मैंने आपको जस्ट चेहरा बताया। ठीक है, जिन्ना का अभी इस्लामिक थोड़ा भी वो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी चौथा भी काट दो। जैसे चौथा काटोगे आपको आंसर मिल जाएगा ए। मुसलमानों के प्रति सहानुभूति और खिलाफत मूवमेंट का जो टारगेट था, चलो भैया वो टारगेट मिल जाए, क्या करना है। ओके, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने खिलाफत का समर्थन नहीं किया? तो भैया ये मदन मोहन मालवीय थे। स्वामी सदानंद ने भाषण दिया था जामा मस्जिद में, ये हमको पता है। ठीक है, जिन्ना नॉट इंटरेस्टेड थे इसमें। अब यहां से स्टार्ट हो गया असहयोग आंदोलन। ओके, ये गांधी जी हैं। आते हैं हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन। ओके, असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं। देखो, असहयोग आंदोलन को हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन स्टार्ट हुआ। इस आंदोलन जिस दिन स्टार्ट हुआ उसी दिन तिलक जी की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब तिलक जी से संबंधित भैया 20 फैक्ट बता चुका हूं। ठीक है, आप चाहो तो इनसे संबंधित 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दो। 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दो। ओके, लिख दो ताकि याद रहे। 20 के ऊपर फैक्ट बताऊं भाई, मतलब मुझे याद है, तो इसलिए मैं इसको अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया था? तो देखो हुआ क्या था, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का पहले विरोध भी इन्होंने किया था। कौन? सीआर दास ने। सीआर दास ने पहले असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का सितंबर में विरोध किया था। बाद में इन्हीं के द्वारा समर्थन भी दिया गया और इसको प्रस्तावित भी किया गया सीआर दास के द्वारा। ये ध्यान देना। ओके, एनी बेसेंट का संबंध हमको पता है किससे था? तो एनी बेसेंट का संबंध हमको पता है होम रूल लीग से था। मदन मोहन मालवीय जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी इनका संबंध है। सांप्रदायिक पंचायत से भी इनका संबंध है। ठीक है, इन्होंने एक संगठन बनाया था, बताओ क्या वो हिंदू महासभा था? ठीक है, ये सारी चीज आप दो बता दो।
नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन करा कि महात्मा गांधी द्वारा चला गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल पूछे तो रॉलेट एक्ट, जन आंदोलन पूछे तो वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है भैया, ये 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, नमक कानून सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले हुआ था, ये 1929 के अराउंड की घटना है। ओके, ये चीज ध्यान देना। नील आंदोलन ये चंपारण से संबंधित है। नील आंदोलन क्या है? चंपारण से संबंधित है। तिनकटिया पद्धति थी, 3/20 पे नील की खेती करनी थी। तीसरा आ जाओ, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? अच्छा, क्या कारण नहीं था? नमक कानून के बारे में अभी जस्ट मैंने बताया, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ठीक, उसकी पहले की घटना है। नमक कानून तोड़ेंगे, गांधी जी की याद करो वो पैदल यात्रा, ठीक है, तो उससे संबंधित है। तो नमक कानून ये आफ्टर बहुत लंबे समय बाद, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम हुआ है, लगभग आफ्टर 10 ईयर, लगभग 10 ईयर बाद हुआ है। तो ये संबंधित नहीं है और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट आता क्वेश्चन, एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। गांधी जी ने बोला था हम नॉन कॉपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हम सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी ने इसी में, देखो ये क्या था एक्चुअली, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था कि हम अंग्रेजों का सहयोग करेंगे नहीं, कॉपरेट ही नहीं करेंगे और हमारे बिना कॉपरेट के यहाँ पे शासन चला नहीं पाएंगे। तो गांधी जी का मानना था कि एक साल में, 1 ईयर में हमको स्वशासन मिल जाएगा। गांधी जी ऐसे टारगेट बना देते थे। जब टारगेट बनाएंगे तो लोग आपसे इंटरेस्ट रखेंगे, जुड़ेंगे आपसे। गांधी जी देखो मूवमेंट चलाना जानते थे, ठीक है। अगला क्या हुआ? अगला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के संदर्भ में, ठीक है, इसमें एक चीज तुमने क्या देखा कि भाई असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने ये टारगेट बनाया था। गांधी जी पहले ही क्या किए थे? साबरमती आश्रम की स्थापना कर लिए थे। क्यों? तो पहले बताया हुआ हूं, अगर इसके पहले वाली क्लास देखोगे तो उसके पहले का रीजन दिखाया हूं कि साबरमती आश्रम की स्थापना भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था। ओके, आफ्टर 1922 की घटना, जिसको हम लोग चौरी चौरा की घटना करते हैं, इसके बाद से अगर उन्होंने भंग कर दिया असहयोग आंदोलन को, तो इसके पीछे भी उनकी स्ट्रेटजी थी। ये सारे स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि ये कुशल संगठन निर्माता और नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब देखो ये बता रहा है कि असहयोग आंदोलन के ऊपर इस बार भी पेपर में कई क्वेश्चन बन के आए, तो असहयोग आंदोलन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सही नहीं है? गलत स्टेटमेंट पहचानो। जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। देखो जिन्ना इस वक्त गांधी जी के थोड़ा विरोधी ही है, ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने इस वक्त क्या है, बहिष्कार भी चलाया था। गांधी जी ने कहा था कि हमको क्या होगा, होली जलाना होगा, विदेशी वस्तुओं की होली जलाना होगा और जल लाना होगा, और यही इनके साथ क्या है, सही प्रतिक्रिया, यानी बहिष्कार हो गया। क्या होली जलाने की ही घटना की भर्त्सना की है आपकी किसने? उस पर्सनालिटी का नाम बताओ। अभी आगे क्वेश्चन है तो उसमें बता देंगे, ठीक। तो जिन्ना ने नहीं किया था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी उसे असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया गया। तो अभी हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय देखा, ठीक है, खिलाफत के समय देखा, असहयोग के समय देख रहे हैं, तो इनको कैसरे हिंद की टाइटल दी गई थी, लौटा दिए। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो गांधी जी ने क्या किया, बहिष्कार मूवमेंट स्टार्ट किया कि हम इनके इंस्टीट्यूट का भी बहिष्कार करेंगे, ठीक है। तो भैया बहुत सारी पर्सनालिटी, CR दास, राजेंद्र बाबू, जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी, विट्ठल भाई पटेल, सब ने छोड़े थे। मदन मोहन मालवीय नहीं छोड़े थे। इक्वली नेता थे वो। ये लोग क्या है, राजेंद्र बाबू, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग कहीं ना कहीं गांधी जी के मूवमेंट से उपजे हुए नेता थे। इनको नेशनल लीडर के तौर पे गांधी जी ने ही बनाया है, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी ऑलरेडी थे, ठीक। इसी के देखो ड्राफ्ट ये तैयार करते थे, अध्यक्षता वो करते थे। सांप्रदायिक पंचायत में यरौदा जल में पैक्ट इन्होंने किया, सिग्नेटरी वो बने, ठीक है। तो बड़े पर्सनालिटी थे। मदन मोहन मालवीय क्या थे, बड़े पर्सनालिटी थे, ओके। निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया किंतु इसके परिणाम नहीं देख पाए? तो मैंने बताया कि जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन तिलक जी की डेथ हो गई थी, ओके। तिलक जी के संदर्भ में एक क्वेश्चन आया था, किस मुस्लिम नेता ने इनको कंधा दिया था और किसने शोक गीत गाया? ये पढ़ा चुका हूं, अगर बता दोगे कि किसने कंधा दिया था और किसने शोक गीत गाया, बढ़िया बात रहेगी। कह निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि? हमको बताया गोरखपुर के बगल में चौरी चौरा नामक एक स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है। अभी हमने वहां पे शताब्दी समारोह का आयोजन किया, 1 साल तक पूरा मेला लगा रहा, ठीक है। अच्छा अब देखो बी,
ये 4 फरवरी 1922 की घटना है। कहीं कहीं डाटा मिलता है 23 पुलिस वाले मर गए, कहीं कहीं मिलता है 22 तो 23 पुलिस कर्मियों को इसमें जला के मार दिया गया। ठीक है, अच्छा ये घटना, इसी घटना के बाद से क्या है, चूंकि ये हिंसात्मक घटना थी, गांधी जी हमको पता है कि इनके मेन मांग क्या थे, सत्य और अहिंसा, सत्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा का पाथ चुनेंगे। चूंकि अब उनके पथ में 1 साल के टारगेट के बीच में अहिंसा नहीं हिंसा आ गया, तो अब गांधी जी बोलेंगे, उस वक्त गांधी जी बारदोली में थे, बोलेंगे काम करो मीटिंग बैठाओ, तो मीटिंग कहाँ बैठेगी, बारदोली में, तो बारदोली प्रस्ताव पारित होगा। ठीक है, कांग्रेस से बोलेंगे असहयोग आंदोलन को खत्म करिए, मैं असहयोग आंदोलन से अपना समर्थन वापस लेता हूँ। तो एक लोकल घटना के लिए, क्षेत्रीय घटना के लिए क्या हो रहा है, गांधी जी क्या कर रहे हैं, राष्ट्रव्यापी घटना जो मूवमेंट है उसको वापस ले रहे हैं। तो गांधी जी का होगा जम के विरोध। ठीक है, खास तौर पे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने खूब विरोध किया, जम के विरोध किया, स्वार्थी वार्थी सब बोल दिया जाता है इनको। ओके, चोरी चोरा की हिंसा, ये सारी चीज होगी। गांधी जी थे कहाँ, तो बारदोली में, तभी बारदोली प्रस्ताव आया। निम्नलिखित में से 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने पे, ठीक है, किसने गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया था। देखिए विरोध, तो डॉक्टर मुंजे ने इनके अगेंस्ट क्या किया था, निंदा प्रस्ताव पेश किया था। ओके, अब इसका चौरी चौरा कांड कब की है, तो चौरी चौरा कांड हमको होता है 4 फेब 1922 की है। असहयोग आंदोलन का स्थगन इसके बारदोली प्रस्ताव से क्या किया गया, पहले ये किया गया, गांधी जी ने बोला कि भैया कि हम इस मूवमेंट को वो करते हैं, बाद में कांग्रेस में इसमें पास करा दिया गया असहयोग आंदोलन को। ठीक है, तो इसकी बाद से बारदोली की घटना एग्जांपल है होगी। फिर ये तो 1-3-2 असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का किसने विरोध किया, निष्ठुर बर्बादी बोला, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऊपर मैंने क्वेश्चन भी यही पूछा था, आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी, यानी कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो इंस्टीट्यूट है जो 1922 के बीच में, क्योंकि हमने बहिष्कार किया है, बहिष्कार किया मतलब ब्रिटिशर्स इंस्टीट्यूट का भी बहिष्कार किया है, तो ब्रिटिशर्स इंस्टीट्यूट का बहिष्कार किया तो अपना तो इंस्टीट्यूट बनाना पड़ेगा ना, या लोग कहाँ पढ़ेंगे। तो देखो भैया, इसमें एक घटना है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसने इसको शामिल किया होगा वो निहायत मूर्ख कहलाएगा। क्यों, अगर आपने कभी इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसको शामिल कर लिया होगा तो क्यों मूर्ख आ गया। हम पढ़ते हैं कि भैया गांधी जी 1916 में लखनऊ पैक्ट में आते हैं, और 1916 में ही गांधी जी ने प्रथम बार भाषण दिया था, कहा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना अवसर पे। तो ये घटना आपकी क्या है, शुरुआत की घटना है, और बाकी 3 घटनाएं साथ की घटनाएं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 1921 में काशी विद्यापीठ बनी, 20 में फिर आपकी गुजरात विद्यापीठ बनी अहमदाबाद में। ठीक है, और उसके बाद से 20 में ही इस्लामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में स्थापित की, जो बाद में दिल्ली में लाया गया। ठीक है, 16वां नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिबल क्या था, तो भैया हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, हालांकि मोपला विद्रोह से ये जो प्रेम था वो खत्म भी हुआ या कम हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत है। असहयोग आंदोलन की तिथि 1930 दी है, इस समय सविना अवज्ञा। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविना अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। ठीक है, तो इसका नंबर ये। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बंगाल विभाजन 1905 में, बंगाल का एकीकरण कब हुआ, तो 1911 में हार्डिंग के ड्यूरेशन में किया गया। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली से समय राजधानी लागी। मार्लेमेंटो सिद्धांत में हम लोग सांप्रदायिक जो पंचायत है उसकी एंट्री कराई गई थी। ठीक है, ओके, ये सही बोला ना, जो कि संप्रदाय पंचायत की एंट्री कराई गई थी इस समय। भैया अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। ठीक, अब यहाँ पे देखो असहयोग आंदोलन का शुरुआत भाई 1900 नहीं, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को था, ये तो गलत है। ठीक है, तो ये गलत है। रॉलेट एक्ट के बारे में, रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था, तो रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी कब चलाएंगे, उसी समय चलाएंगे। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय लाहौर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, नेहरू जी ने अध्यक्षता किया था, 1929 की घटना है। ठीक है, 1929 की घटना है। तो भैया ये एक ही सही फैक्ट है, राजगुरु जी को जो फांसी की सजा दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की जो फांसी की सजा थी वो 23 मार्च 1931 की घटना थी। इसको भी कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी 1930 के करीब में हुई है। ठीक है, करीब में नहीं, इसी में हुई है। तो उसमें राजनीतिक बंदियों को छोड़ने पर सहमति बन गई थी, लेकिन क्रांतिकारी कैदियों को छोड़ने पर प्रिजनर्स को सहमति नहीं बन पाई थी। यही कारण है कि भगत सिंह, राजगुरु और इनको फांसी दे दी गई। तो ये घटना 1930 की बात की होगी।
महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, बिल्कुल सही बात है, 4 फरवरी की घटना की वजह से। सीआर दास मोतीलाल नेहरू ने इसका विरोध किया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इनके विरोध करने के कारण स्थगित किया था, यह सही बात नहीं, यानी कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। ईवी रामास्वामी नायकर, ये एक ऐसे पर्सनालिटी, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया तो ये क्या कहें कि भैया अब एक बार हमको सोचना होगा कि हम कांग्रेस में रह कि नहीं रहे, ठीक। तो कहीं ना कहीं इन्होंने माना कि जो कांग्रेस है उस वक्त अपर कास्ट की पार्टी थी, ठीक है, गैर जो ब्राह्मण थे उनका कहीं ना कहीं इसमें उपेक्षा किया जाता था, तो इसलिए इन्होंने कहा कि भैया हम इससे अब अलग होने का निर्णय लेते हैं। तो ये घटना बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसी साल इस क्वेश्चन को भी बन के आया था, ठीक है, ये नया क्वेश्चन था पेपर में, ये नया क्वेश्चन था, ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं था। तो ये आपको हो गया वायकोम सत्याग्रह। वायकोम हमको था, वायकोम नामक एक गांव था जहाँ पे मंदिर प्रवेश पे आंदोलन चला था, ठीक है। तो आंसर्स इसके हो गए। अब तक हम लोगों ने कितना क्वेश्चन देख लिया? 20 क्वेश्चन हमने देख लिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, नहीं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के हो गए 20 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन हमने देख लिया आपका खिलाफत मूवमेंट का, 29 क्वेश्चन, और 11 क्वेश्चन हमने देख लिया रॉलेट एक्ट पे। यानी आज हमने 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, टोटल 40 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। ओके, बढ़िया तरीके से। टाइम भी आपका 40 मिनट के ऊपर हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद से देखेंगे एक घटना, आज एक वीडियो और आपके पास शॉर्ट में जाएगा जिसमें कहीं ना कहीं ये जो आपकी 8 क्वेश्चन हैं ये भी करा दिए जाएंगे उसी में। तो यानी आज भी आपकी 48 क्वेश्चन हो गया है। 50 क्वेश्चन का टारगेट था, तो 48, 50, 52 ऐसे प्लस माइनस करके कर लेंगे। तो पेजेस अगर आप देखोगे, आज जो क्लास जाएगी इसकी क्लास कर कल मिलेगी आपको, क्योंकि कल वाली क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी तो वो आज जाएगी, ठीक है। तो 1 पेज, 2 पेज, 3, 4, 5 पेज, 6 पेजेस, 7 पेज, अराउंड 7 पेज आज भी हमने किया था। 185 नंबर पेज से पहुंच चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।